हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और आज का लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम लोगों का पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट मीन्स समाकलित अभिक्रिया का वेग या वेग समीकरण कह सकते हैं। तो अभी तक तो आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में यानी कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और अब हम लोग को जानना है कि कोटि का वेग इक्वेशन कैसे निकलता है। यानी आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका समाकलित अभिक्रिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का हम लोग निकाल रहे हैं इसका समीकरण। वैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा? वैसे अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं रहता है। मैं इसके डिफिनेशन को पढ़ रहा हूं। कहता है कि वैसे अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं रहता है। तो अभिकारक के सांद्रण पर यह निर्भर नहीं रहेगा तो किस पे निर्भर रहता है? तो इसका वेग कैटालिस्ट पर निर्भर रहता है ना। इसका वेग जो है, जो कैटालिस्ट आएंगे उस पर निर्भर है, उसको ये निर्भर रहता है। यानी इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0, पावर शून्य, यानी कि रेट जो मेरा है इस पर निर्भर नहीं करता है तो पावर शून्य हो गया। इसको अगर हम लोग दिखाएं ग्राफ में तो दो मैं ग्राफ दिखाता हूं। कोई भी अगर अभिक्रिया लेते हैं, है ना, कोई भी अभिक्रिया, मैं यहां पे पहले एक अभिक्रिया लेता हूं, ए से यहां पे प्रोडक्ट बनाता हूं। ये मान लेते हैं कि शून्य कोटि का अभिक्रिया हुआ। इसके लिए रेट हम लिखेंगे तो A के पावर कंसंट्रेशन A के पावर 0। यहां पे मैं दो ग्राफ दिखा रहा हूं आप लोगों को। एक ग्राफ में दिखा रहा हूं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम। तो हमेशा टाइम जो है, कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ घटेगा। किसी भी अभिक्रिया में जाओगे कंसंट्रेशन जो होगा वो टाइम के साथ घटेगा। इसमें वेग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दूसरा हम ये देखें कि रेट जो है कंसंट्रेशन से क्या प्रभावित होता है? नहीं, रेट कंसंट्रेशन से प्रभावित नहीं होता है। रेट जो है कंप्लीटली एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगा, कंसंट्रेशन से प्रभावित नहीं होता है। ये बात हम लोगों को समझना है। अब आइए हम लोग इसके इक्वेशन को निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन को निकालते हैं यहां पे। तो यहां लिखेंगे, माना कि शून्य कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि का या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगा? ए से हम यहां पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जब हमारा समय शून्य रहेगा तो ये ए रहेगा, ये 0 रहेगा। मैंने कहा कि समय के साथ कंसंट्रेशन घटेगा, ये तो निश्चित है। और टाइम जब t लेंगे तो यहां x बनेगा तो यहां पे a माइनस x हो जाएगा, यानी कि माइनस घटेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो दर के यानी कि वेग के नियम से, वेग के नियम से
अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 होगा। तो इसी के हम लोग टाइम टी पर माने समय टी पर अगर हम लोग डिफरेंशिएट रेट ले लें समय टी पर तो क्या हो जाएगा, आर को क्या लिखते हैं, dx जो परिवर्तन हुआ है dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए को हटा देंगे क्योंकि ए का पावर 0 है, तो या हम लिख सकते हैं यहां पे dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन कीजिए, तो ये dx हो गया, समाकलन समझ रहे हैं आप लोग, हाथी के सूर जैसा लिखते हैं, और k कभी भी समाकलन कांस्टेंट का नहीं होता, वेरिएशन का होता है, जो वेरिएबल क्वांटिटी होते हैं उसी का समाकलन होता है। समाकलन आता है ना, dx का समाकलन बताइए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और dt का समाकलन t हो जाएगा। हम समाकलन पे कोई यहाँ पे ये मतलब इसको कह सकते हैं हम लिमिट नहीं लगाए हैं, समाकलन में लिमिट लगता है ना, तो यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं लगाया है, यानी कि 0 to 1, 1 to 5 कुछ लगता है, लिमिट नहीं लगाया गया। अगर लिमिट नहीं लगता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, है ना, x इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, अब हम क्या यहाँ करेंगे, समय को चेंज करेंगे, अब टाइम को हम शून्य करेंगे, अब t इज इक्वल टू 0 पर समय को शून्य करेंगे, तो जब समय हमारा 0 हो जाएगा x हमारा शून्य हो जाएगा, इसलिए x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब समय शून्य हो गया तो x भी हमारा शून्य हो गया। और अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो 0 इज इक्वल टू के गुने 0 प्लस सी, इसलिए c इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे टाइम भी हमने 0 लिया था, x भी 0 लिया था, तो c बराबर 0। अब c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कि समीकरण फर्स्ट में c का मान रखिए, क्या आएगा, x इज इक्वल टू के टी, और c की जगह पर 0, इसलिए हमारा k इज इक्वल टू क्या आएगा, x बाई टी। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, यही है समाकलित, है ना, समाकलित वेग समीकरण इसी को कहते हैं, k इज इक्वल टू x बाई टी। जहां आप k का समीकरण का मैंने यूनिट बताया था पहले भी, आप मोल पर लीटर रखोगे, यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये था प्राप्त समीकरण, इसको कहेंगे हम लोग प्राप्त समीकरण। लेकिन अब इस प्राप्त समीकरण को थोड़ा सा हम लोग ग्राफ की तरफ भागेंगे इसका, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे इसका ग्राफ बताता हूं। अगर हम इसके ग्राफ को यहां बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, हम इसमें लिखते हैं यहां पे कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहां लेंगे टाइम, चूंकि कंसंट्रेशन और टाइम में ये होगा हमेशा कि रेट उसका कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ, ये तो निश्चित है। लेकिन यहां पे जो देखा गया कि ये स्लोप जो है, के कोई स्लोप में रहता है, इसका जो स्लोप होता है ये, है ना, तो ये स्लोप जो होता है, ढाल कहते हैं इसको हिंदी में, इसका जो ढाल है ये माइनस के होता है, दैट मीन्स माइनस स्लोप जो होता है माइनस के में आएगा, माइनस टेन थीटा, यानी कि ये थीटा आपको लेना होता है, यहाँ पे स्लोप माइनस के में जाएगा और ये माइनस टेन थीटा लेंगे, याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर में स्लोप माइनस में होगा, माइनस के। अब इसका हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर इक्वेशन लिखते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे
शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के समीकरण का अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल। अच्छा, ये अर्ध जीवन काल क्या होता है? एक ऐसा समय जिस पर कोई वस्तु घटकर आधी हो जाए, मतलब जो इनिशियल अमाउंट, जो प्रारंभिक वस्तु है जिसकी मात्रा है वो घटकर आधा हो जाए। आप कुछ भी बनाते हो, मान लो कि आप कुछ भी रोटी बनाना है, आटा लिए इतना बनाना शुरू की, एक समय आता है कि बिल्कुल हाफ बन जाए। तो एक समय आता है जिसमें वो पूरा मात्रा का आधा मात्रा बचता, आधा बन जाता है, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। मान लो कि ए से प्रोडक्ट जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे, तो जब समय हमारा शून्य था तो ए था, ये 0 था। टाइम पर हम लोग लिए थे a माइनस एक्स और x लिए थे, लेकिन वहीं अगर टी हाफ लेंगे, मतलब अर्ध जीवन काल को हम लोग जनरली टी हाफ से लिखते हैं। टी हाफ मतलब आधा काल, आधा समय। तो टी हाफ लेंगे तो आधा बचेगा, आधा बनेगा। तो टी हाफ में इस बात को क्लियर कर दूं मैं कि जब भी कभी हम अर्ध जीवन काल लेंगे तो वहां पे एक बात बहुत कंफर्म जान लीजिए आप कि यहां पे क्या होगा, अर्ध जीवन काल में इसको जरूरत पड़ेगा, इसको रखते हैं, आगे को मिटाते हैं। तो अर्ध जीवन काल में क्या होगा कि समय को, चूंकि यहां पे हम क्या करते हैं, समय को टी हाफ ले लेते हैं, तो x जो होगा हमारा वो a/2 हो जाएगा। x जो होगा वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब ये मान हम लोग रखेंगे किसमें, इसमें। तो अब शून्य कोटि के समीकरण से, शून्य कोटि के समीकरण से, शून्य कोटि के समीकरण क्या था, चूंकि k = x/t, यही था ना शून्य कोटि का समीकरण। अब इसके मान को रखिए, इसलिए k = x की जगह पर क्या रखोगे, a/2 डिवाइड बाई टाइम क्या रखोगे, टी हाफ। तो इसलिए हमारा टी हाफ = आया a/2k। टी हाफ क्या आ गया, a/2k आ गया। यानी कि यहां पे एक बात प्रूफ भी होता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धजीवन काल है, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। और आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रमाणित करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धजीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। और हमें यहां से लेकर यहां तक ये प्रमाणित करना पड़ता है और लास्ट में लिखना पड़ता है कि अतः शून्य कोटि का अर्धजीवन काल, शून्य कोटि का अर्धजीवन काल, ठीक है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ये बताया था उन्होंने, है ना, ये मतलब सर्च में आता है और ये हम लोगों को मतलब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आता है एग्जाम में। तो प्रमाणित हो गया, कैसे होता है सांद्रण, ये टी हाफ = ए सीधे दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो ये प्रमाणित होता है यहाँ पे। अब हम लोग टी हाफ का अगर ग्राफ बनाएं, यहाँ पे टी हाफ लें और यहाँ पे सांद्रण लें, तो क्या टी हाफ सांद्रण पे डिपेंड करता है? टी हाफ सांद्रण पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डिपेंड करता है और सीधे बराबर जाता है ना, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है, सीधा जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि टी हाफ और ये जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। चलिए इसके टी हाफ के बारे में एक और सबसे बड़ा राज आप लोगों को बताते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया का जो टी हाफ होता है ना, मतलब कि हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि का अर्ध
जीवन काल जो है वो एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, मतलब कि 100 ग्राम लिया गया, इनिशियल में 100 लिया, तो इसके जो टी हाफ आएंगे वो जो होगा, इसका टी हाफ कितना, a/2 के पूरा ले लीजिए यहाँ पे, इसका टी हाफ मान लो कि a/2 के है, तो ये 50 कर देगा, मतलब कि आधा कर देगा अपने टी हाफ समय में, आधा कर दिया। फिर अगले 50 में, मतलब अगले a/2 के में ये फिर 0 हो जाएगा। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का सबसे बड़ा खासियत है कि खत्म हो जाता है। आप फर्स्ट ऑर्डर में मैं बताऊंगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि 100 का 50, 50 का 25, 25 का फिर 12.5, मतलब आधा 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 होता है। लेकिन शून्य कोटि में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ फिर सेकंड खत्म, मतलब कंप्लीट होता है, एक बार में आधा, दूसरी बार में कंप्लीट, जो हमारे प्रैक्टिकली हम लोग जो मतलब जनरल वे में, जनरल लाइफ में जो यूज करते हैं वो है। तो इसमें अगर कोई मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल्स आप लोग दिखाते हैं, कोई रिएक्शन है ए से मतलब बी टू बी बनाता है मान लो, और इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, और वो इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया है 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 20 मिनट दिया गया है। और ये 20 मिनट में देने के बाद से आपसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम बताओ कब, जब ये इसका जो फाइनल अमाउंट जो है a-x, मतलब कि जो इसका परसेंटेज अमाउंट जो है वो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये a-x इज इक्वल टू, ये मान लो कि लिख दे यहाँ पे लगभग 25 है ना, 25% इसका खर्च होता है, या 25% बचता है, एंड 25% ये रेस्ट अमाउंट है, मतलब कि इसको कहते हैं शेष मात्रा, इतना बचा है 25%। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 100 में 50 गए और 50 में 0, 100 में 50 यानी कि 20 मिनट में 50 हुआ, अगले 20 मिनट में 0 हो गया। हमको 25 तक जाना है कि 25 बचा हुआ है, तो 50 और 0 के बीच में तो 25 आएगा ना, 50 के आधा 25, 25 के बाद फिर 0 लाएंगे ना, 50 के आधा 25, 25 के बाद 0, 50 से 25, 25 से 0, समझ रहे बात। तो यानी कि ये टोटल सफर जो तय किया वो 20 मिनट में तय किया, तो हमको ये आधा जोड़ना पड़ेगा, तो आधा ये 10 मिनट, ये 10 मिनट में होगा, सफर तय होगा ना। तो टोटल यहां से यहां तक का सफर जोड़िए, 20 मिनट प्लस 10 मिनट, कितना हो गया टोटल 30 मिनट। इसका आंसर आया, टाइम आ गया 30 मिनट। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का कुछ अगर हाफ लाइफ पीरियड पर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे बना, चूंकि ये डाटा बिल्कुल क्लियर है, 100 से 50, 50 से 0, बीच में कुछ भी पूछता है आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 3 हिस्सों में बढ़ सकता है, 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, 4 हिस्सों में बढ़ सकता है, बांटिए, बांट कर उसको डिवाइड कर लीजिए। ओके, समझ में आया। तो ये आप ये डेरिवेशन आता है, क्योंकि ये कंप्लीट डेरिवेशन 2 प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। एक आता है कि यहाँ पे आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित समीकरण को डिराइव करें, माने व्याख्या करें, लिखें, तो कंप्लीट लिखना पड़ता है। फिर आता है कि प्रमाणित करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का और जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। 2 रिएक्शन होते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया, और उस पर क्वेश्चंस भी चाहो तो तुम बना सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स ऑल, बाय।